ओके चलो लेट्स बिगिन। फटाफट जो भी चेंजेस हुए हैं मेरे नोट्स में, आई जस्ट क्विकली टेल यू द चेंजेस, यू कैन मेक द चेंजेस फटाफट से। फर्स्ट, डायरेक्टर्स चैप्टर का ओनली वन चेंज, आई कैन नॉट से चेंज, इट इज जस्ट एन एडिशन टू माय नोट्स। एसोसिएट कंपनीज विल ऑलवेज इंक्लूड जॉइंट वेंचर्स, ये याद रखना। डेफिनेशन बोलता है कि एसोसिएट कंपनीज में जॉइंट वेंचर ऑटोमेटिकली आ गए, तो अपन जहां जहां पर भी होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट ऐसे लिखते हैं तो वो एसोसिएट में जॉइंट वेंचर आ गया। ऑलराइट, नेक्स्ट, बीओडी मीटिंग वाला जो चैप्टर है उसमें देयर आर नो चेंजेस। केएमपी वाला जो चैप्टर है अगेन नो चेंजेस, बट एक इंटरप्रिटेशन ऐड कर दिया है। जो इफेक्टिव कैपिटल रूल है 60 लाख, 84 लाख, 120 लाख, 120 लाख प्लस सो एंड सो, वो सब पर मैनेजरियल पर्सोनेल है। सो याद रखना, इट इज नॉट फॉर ऑल द मैनेजरियल पर्सोनेल कंबाइंड, इट इज पर मैनेजरियल पर्सोनेल पर एनम। तो ये पूरा एक साल का लिमिट है 60 लाख, बट दैट इज फॉर वन पर्सन पर एनम। नेक्स्ट, CAA में भी देर इज नो एडिशन, बट एक केस लॉ आया था कि जो मोर देन 50% इन नंबर एंड एटलीस्ट 3/4 इन वैल्यू जो होता है, दैट इज ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग एट द मीटिंग। तो जो लोग आए हैं और जो लोग वोट कर रहे हैं उसमें से तुमको चेक करना है कि मोर देन 50% इन नंबर एंड एटलीस्ट 3/4 इन वैल्यू है कि नहीं। ऑलराइट, फिर ऑपरेशन में कोई भी चेंज नहीं है, वाइंडिंग अप कोई भी चेंज नहीं है। फॉरेन कंपनी में देर इज अ स्मॉल एडिशन। ये जो फाइनेंशियल ईयर होता है इन रिलेशन टू एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट, इट मींस पीरियड एंडिंग ऑन 31st day of March every year and where it has been incorporated on or after the first day of January of a year, then the period ending on 31st March of the following year in respect whereof the financial statement of the company or body corporate is made up। इसका क्या मतलब है? अरे सिंपल एग्जांपल है, ये देखो इधर, वो तुमको ये बोल रहा है कि अगर मेरा डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 1 जैन या उसके बाद है, लेट्स अज्यूम कि मेरा 3 जनवरी 2021 को कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ, ठीक है, न्यू कंपनी। तो मेरा फाइनेंशियल ईयर कभी एंड होगा? 381 जो सेक्शन है ना, उसमें अपने को बोला कि अपने को बैलेंस शीट वगैरह सब प्रिपेयर करना है। तो मेरा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट तो ये डेट से हो जाएगा, चलो 3 जैन 2021 से। एंड कभी करेगा? तो बोला है द फॉलोइंग ईयर का मार्च, मतलब नेक्स्ट ईयर का मार्च, विच इज 31st March 2022। ओके, डोंट मेक अ मिस्टेक हियर। नॉर्मली अपने को लगेगा कि यहाँ पर 31st March 21 आता है, ये सब ने पढ़ा हुआ है पहले, ठीक है, बट नहीं, ये नहीं लेना है अपने को फॉलोइंग ईयर का मार्च बोला हुआ है। सो इट्स एन एडवांटेज फॉर द कंपनी कि भाई तुम 3 महीने के लिए क्यों बना रहे हो फुकट का, उससे अच्छा तुम 12+3 15 महीने के लिए बना लो यहाँ पर। सो दिस विल बी द फाइनेंशियल ईयर, यू कैन कॉपी दिस एग्जाम्पल। तो ये हो गया फॉरेन कंपनी में एक छोटा सा नोट जो ऐड हुआ था। ऑलराइट, इसके बाद एनसीएलटी वाले चैप्टर में देर इज अगेन नो चेंज। उसके बाद आता है कंपाउंडिंग, एडजुडिकेशन एंड स्पेशल कोर्ट्स। इसमें 446B को चेंज कर दिया गया है टोटली। So now it says lesser penalty for one person company, small company, producer company। ये प्रोड्यूसर कंपनी जो है ना, वो अपने करंटली अभी अपने सिलेबस में नहीं है। दीज आर कंपनीज, लेट्स से एक सिंपल वर्ड्स में अगर मेरे को पुट डाउन करना हो तो ये कंपनी जो है वो एग्रीकल्चर का काम करती है। ओके, सिंपल। एंड नेक्स्ट, प्राइवेट लिमिटेड स्टार्टअप कंपनी रिकॉग्नाइज्ड बाय द DPIIT, अपना जो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंटरनल ट्रेड वाला जो है, उसके थ्रू अगर रिकॉग्नाइज्ड है कोई भी प्राइवेट कंपनी जो स्टार्टअप रिकॉग्नाइज्ड है उसके लिए। सो वन पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, प्रोड्यूसर कंपनी एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो स्टार्टअप रिकॉग्निशन मिला हुआ है उसको DPIIT से। व्हाट इज DPIIT? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ओके, अच्छा, इन चारों के लिए penalty can be levied up to half of actual penalty, subject to max 2 lakh for the company and 1 lakh for officer in default। ओके, मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई भी सेक्शन में, ठीक है, इसके पहले क्या होता था, सिर्फ 3 सेक्शन लिखे हुए थे, उसकी पेनल्टी थी। यहां पर कोई भी सेक्शन में समझो इन केस उसको पेनल्टी आ रहा है, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल 40,000 का समझो पेनल्टी आ रहा है उसको,
ओके ये ऑफिसर इन डिफॉल्ट को। तो 40,000 का अगर पेनल्टी वो ऑफिसर को आ रहा है तो यहाँ पर बोला इट कैन बी लेविड ओनली अप टू हाफ ऑफ एक्चुअल पेनल्टी। तो इन दिस केस मैक्स उसको 20,000 लगेगा। ओके बट यही केस में समझो ये ऑफिसर को वो सेक्शन जो ओरिजिनल सेक्शन होगा समझो उसमें पेनल्टी उसको आता है लेट्स से 3 लाख। तो इन दैट केस ये वाला सेक्शन क्या बोलता है ओनली अप टू हाफ यू कैन लेवी, मतलब 1.5 लाख तक। बट नीचे बोला है कि नहीं मैक्सिमम 1 लाख तक ही जाएगा। तो अपन ऐसे कर देंगे विच एवर इज लोअर करके। सो 1 लाख विल बी द पेनल्टी लेविड टू दैट ऑफिसर इन डिफॉल्ट। ठीक है तुमको अगर नोट करना है तो यू कैन नोट इट डाउन दिस वे कि इनको कितना मैक्स पेनल्टी तुम लगा सकते हो। तो लोअर ऑफ ये हाफ ऑफ ओरिजिनल पेनल्टी और 2 लाख फॉर द कंपनी, 1 लाख फॉर ऑफिसर इन डिफॉल्ट विच एवर इज लोअर। तो अगर तुम्हारा नॉर्मली समझो वो जो हाफ है वो कम आ रहा है 1 लाख 2 लाख से तो फिर वो लोअर में सिलेक्ट हो जाएगा। अगर वो ज्यादा जा रहा है तो फिर ये 2 लाख और 1 लाख सिलेक्ट हो जाएगा। सो दिस यू कैन नोट इट डाउन। इसके बाद मिसलिनियस जो चैप्टर है उसमें से एक खुशखबरी है, एनडीएच 4 वाला एक पोर्शन था वो डिलीट हो चुका है। तो एक पेज जितना जो था वो डिलीट हो चुका है तो अपने नोट से भी हटा दिया है मैंने। बट सामने न्यू निधि रूल्स हैव बीन एडेड इन आईसीएआई स्टडी मटेरियल, पहले नहीं था बट अब ऐड कर दिया है। रूल नंबर 5, 13, 14, 15, 16, 21 एंड 24। आई हैव एडेड ऑल ऑफ दीज इन माय नोट्स। फटाफट इसको समझते हैं, जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं नोट्स सामने रखता हूं। ओके ये देख लो। सो वी स्टार्ट विद द फर्स्ट एडिशन टू निधि रूल्स। रिक्वायरमेंट्स पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेट हो गया तो वहां से विद इन 1 ईयर फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन इट हैज टू एंश्योर दैट इट हैज एटलीस्ट 200 मेंबर्स, नेट ओन्ड फंड्स एटलीस्ट 10 लाख का होना चाहिए। फिर अनएनक्यूम्बर्ड डिपॉजिट्स शुड बी एटलीस्ट 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स एंड नेट ओन्ड फंड्स डिवाइडेड बाय डिपॉजिट्स अप टू 1/20। ठीक है अब ये क्या है ध्यान से देखना जरा। पहली बात तो व्हाट इज नेट ओन्ड फंड। नेट ओन फंड को डिफाइन किया गया है, ये देख लो नीचे यहाँ पे डाला हुआ है। नेट ओन फंड्स पेड अप शेयर कैपिटल है, फ्री रिजर्व्स है, अक्यूमुलेटेड लॉसेस को माइनस कर दो एंड इनटेंजिबल एसेट्स को माइनस कर दो। तो दैट इज योर नेट ओन्ड फंड। तो नेट ओन्ड फंड कोई भी निधि कंपनी का एटलीस्ट 10 लाख का अपने को चाहिए। नेक्स्ट अनएनक्यूम्बर्ड का मतलब क्या होता है। अनएनक्यूम्बर्ड का मतलब ये होता है कि भाई इसके अगेंस्ट देर इज नो चार्ज। चार्ज का मतलब क्या है, बेसिकली कुछ गिरवी नहीं है। ओके सो नॉर्मली लोग क्या करते हैं पता है, समझो मैं कोई बैंक में गया, जैसे मैं एसबीआई में गया, ठीक है मैंने एसबीआई में एफडी किया। अब मैं क्या करूंगा पता है, ये एफडी जो है ना इसको मैं कोलैटरल रखूंगा किसी और के पास, जैसे फॉर एग्जांपल कोटक महिंद्रा के पास मैंने ये एफडी कोलैटरल रखा एंड कोटक महिंद्रा ने मेरे को क्या दिया, उसके अगेंस्ट लोन दिया। तो इसको अपन बोलते हैं एनक्यूम्बर्ड डिपॉजिट। मतलब मैंने मेरा जो डिपॉजिट है उसको एनक्यूम्बर करवा लिया। ओके हियर आई डोंट वांट एनक्यूम्बर्ड, आई वांट अनएनक्यूम्बर्ड। ओके एंड दैट शुड बी एटलीस्ट 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स। अच्छा इसके लिए नेक्स्ट पेज पे क्लैरिटी मिलेगा तुमको, बट यहीं पे मैं बता देता हूं व्हाट डज दिस एग्जैक्टली मीन। ये देखो ये जो भी मेंबर होता है ना निधि कंपनी के, ये मेंबर लोग करते हैं डिपॉजिट। तो ये इसकी बात कर रहे हैं अपन, 1 लाख का डिपॉजिट किया मेंबर ने, ठीक है तो निधि कंपनी आगे दूसरे किसी के साथ डिपॉजिट करेगा, लेट्स से एसबीआई के साथ। ओके इसका बात हो रहा है अनएनक्यूम्बर्ड डिपॉजिट्स में। तो निधि कंपनी 10% मतलब कि 10,000 का डिपॉजिट आगे रखेगा, ये बोला है। ओके एंड वो अनएनक्यूम्बर्ड होना चाहिए, मतलब कि उसके अगेंस्ट निधि कंपनी इट कांट कीप दैट डिपॉजिट एज कोलैटरल, वो कुछ लोन वगैरह नहीं ले पाएगा सामने। सो अनएनक्यूम्बर्ड रखना है उसको दूसरे बैंक के साथ। ओके ये तुमको नीचे नेक्स्ट पेज पे वापस एक बार दिखेगा। एंड देन नेट ओन फंड्स डिवाइड बाय डिपॉजिट्स अप टू 1/20। सिंपल है, नेट ओन फंड्स का मतलब क्या है, तो बेसिकली मेरा कैपिटल रिजर्व्स वगैरह समझो वो 1 लाख है। ठीक है डिपॉजिट्स का मतलब क्या है, इट इज अ लायबिलिटी ना, ये मेंबर्स जो निधि कंपनी को दे रहे हैं उसको डिपॉजिट्स बोलते हैं। तो ये 20 लाख तक मैक्स हो सकता है। दिस इज जस्ट लाइक योर डेट टू इक्विटी रेशियो, वो बोलता है कि अप टू 20 तक चलेगा। ओके डेट नीचे है और इक्विटी ऊपर है, यहाँ पर इसके लिए वो 1/20 लिखा है। सो इट इज यू कैन रिमेंबर इट दैट वे कि हाँ भाई डेट टू इक्विटी इधर 20 तक मैक्स अलाउड है। ये पहला हो गया इनकॉर्पोरेशन। नेक्स्ट
विद इन 90 days फ्रॉम द एंड ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, पहला फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, एटलीस्ट 90 days you have to file form NDH1 which is return of statutory compliances. बहुत सारा compliances का ये return होगा, certified by of course PCA, PCS and practicing cost accountant PCA में. अच्छा, पहला वाला compliance जो है ना 1 year के अंदर अगर उसका failure हो गया तो ये apply to the regional director within 30 days from the close of first financial year via form NDH2 to extend the time, and RD may pass the order within 30 days from receiving that application. अच्छा, उसको एक्सटेंड भी करवा सकता है वो, बट इन सच अ वे कि टोटल मैक्सिमम 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन होता है. तो फॉर एग्जांपल समझो कोई निधि कंपनी है, ठीक है, ये सेक्शन ऐसा अज्यूम करता है कि समझो फर्स्ट डे ऑफ द ईयर को ही वो पैदा हो गया, तो 1 April 20 को उसका डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हो गया, ठीक है. उसको ऊपर क्या बोला था, विद इन 1 year, मतलब कि समझो 31 March 21 तक उसको वो कंप्लायंस खत्म करने का था. ओके, अगर वो नहीं कर पाया तो यहां से उसको 30 days मिलता है, मतलब 30th April 2021 तक क्या करने का है, उसको NDH2 फाइल करना है RD के पास टू एक्सटेंड द टाइम. RD में पास ऑर्डर विद इन 30 days, ठीक है. लेट्स अज्यूम कि इसने 1 April को ही ये फाइल कर दिया, NDH पहले अप्रैल को उसने फाइल कर दिया, ठीक है. तो यहां से 30 days का टाइम मिलेगा आरडी को टू फाइल और रादर टू गिव एक्सटेंशन. तो 1 April से अगर तुम 30 days गिनते हो आगे तो यू विल गेट 1 May. 1 May तक आरडी के पास टाइम है. अच्छा, आरडी इसको एक्सटेंड भी कर सकता है. तो एक्सटेंड कब तक करेगा, तो ये जो दिन अपन ने एप्लीकेशन फाइल किया ना एनडीएच में, वहां से 1 year, मतलब कि 31 March नेक्स्ट वाले जाएगा, 22 तक जाएगा. सो ये हो गया फेलियर ऑफ फर्स्ट कंप्लायंस का. और भी है, इफ द अबव फेलियर एक्सटेंड्स बियॉन्ड द सेकंड फाइनेंशियल ईयर. अजी दूसरा फाइनेंशियल ईयर भी हो गया, उसके बाद भी अभी तक तुमने वो कंप्लाई नहीं किया है, तो निधि कांट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2 टिल इट कंप्लाइज and gets itself declared as a निधि under 406 by the CG. मतलब ये क्या बोल रहा है कि भाई सेकेंड ईयर के आगे अगर नॉन कंप्लायंस गया ना, तो सेकेंड ईयर के स्टार्ट से तुम्हारा डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना बंद. मेनली निधि क्या करता है, अपने मेंबर से डिपॉजिट लेते रहता है, वही बंद करवा देंगे. ओके, एंड उसको क्या करना है, वापस सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाके 406 में अपने आप को निधि घोषित करवाना है, डिक्लेयर करवाना है. ओके, एनओएफ का देख लो वापस, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स माइनस अक्यूमुलेटेड लॉस माइनस इंटेंजिबल्स. नेक्स्ट डिपॉजिट्स. तो इजी आंसर, अगर मेरे मेंबर्स है, ये समझो मेरे पास या निधि कंपनी के पास आते हैं, तो दे कैन डू एफडी. उसका टेनोर होगा मिनिमम 6 months, मैक्सिमम 60 months. अगर उनको आरडी करना है तो मिनिमम 12 months to 60 months. ओके, मतलब यहाँ पर हाफ ईयर से लेके 5th ईयर, यहाँ पर आएगा 1 year से लेके 5 years, इतना टेनोर होगा मिनिमम मैक्सिमम. आरडी रिलेटेड टू मॉर्गेज लोन्स, maximum RD tenor can be up to the repayment period of the loan granted by Nidhi. Now, what is this RD related to mortgage loans? Okay, you can consider it like there is a charge and उसके अगेंस्ट समझो इसने RD किया हुआ है. तो अगर कोई मॉर्गेज लोन दिया हुआ है और उसके अगेंस्ट समझो कोई RD कर रहा है, लेट्स से लोन दिया हुआ है 5 साल का, तो ये जो आरडी कर रहा है उसका मैक्स कितना टेनोर हो सकता है, उसका भी मैक्स 5 साल ही हो सकता है. नेक्स्ट सेविंग बैंक अकाउंट पे जाते हैं, तो इंटरेस्ट कैन बी पेड ऑन मैक्सिमम 1 लाख बैलेंस. अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अलग अलग ऑथर लोग अलग अलग प्रिडिक्ट करते हैं, अलग अलग इंटरप्रेट करते हैं इसको. दे थिंक कि अमेंडमेंट वगैरह आएगा, बट नहीं, अमेंडमेंट नहीं आएगा. द लॉ इज वेरी क्लियर. 2 टाइप के इंटरप्रिटेशन है. पहला इंटरप्रिटेशन बोलता है कि सेविंग बैंक अकाउंट में है ना, तुम मैक्सिमम 1 लाख ही डाल सकते हो, ये इतना ही तुम बैलेंस रख सकते हो. ये पहला इंटरप्रिटेशन है. और सेकंड इंटरप्रिटेशन जो मैंने किया है, विच आई थिंक इज वेरी मच करेक्ट, वो बोलता है कि सेविंग बैंक अकाउंट में तुम बैलेंस कितना भी रखो, यू कीप योर बैलेंस एज लेट्स से 5 लाख, ठीक है, बट तुमको इंटरेस्ट कितने पे मिलेगा, ऑन मैक्स 1 लाख. सो इंटरेस्ट कैन बी पेड ऑन मैक्स 1 लाख का बैलेंस. उसके ऊपर तुमको रखना है तो रखो, इंटरेस्ट नहीं मिलेगा. इंटरेस्ट कैन बी मैक्सिमम 2% अबव नेशनलाइज्ड बैंक का सेविंग बैंक इंटरेस्ट. समझो नेशनलाइज्ड बैंक में एसबीआई है,
पीएनबी है, बैंक ऑफ बड़ौदा वगैरह है। एसबीआई समझो सेविंग बैंक पे 3% देता है, पीएनबी समझो 3.5 देता है, कोई बात नहीं, यू कैन टेक 3.5 और उसके ऊपर +2 लगा दो, मतलब निधि कंपनी मैक्स 5.5 दे पाएगा ऑन अ सेविंग बैंक अकाउंट इंटरेस्ट। ओके, ऐसा नहीं बोला कि कंपलसरी +2 करना है, इट कैन बी मैक्सिमम 2% अबव, वो नीचे भी दे सकता है और वो ऊपर भी दे सकता है अप टू मैक्स 2% मोर। एफडी एंड आरडी इंटरेस्ट जो है इट कैन बी मैक्सिमम अप टू आरबीआई प्रिस्क्राइब्ड इंटरेस्ट फॉर एनबीएफसी। अच्छा, ये जो एनबीएफसी लोग होते हैं वो लोग भी पब्लिक से क्या एक्सेप्ट करते हैं, वो लोग भी पब्लिक से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं ना, तो आरबीआई ने उनके लिए कुछ तो भी गाइडलाइन डाला रहेगा, तो बस वही परसेंटेज तक ये निधि कंपनी एफडी एंड आरडी के ऊपर इंटरेस्ट पे करेगा। नेक्स्ट इज फोरक्लोजर ऑफ एफडी और आरडी, मतलब के प्री मेच्योर विड्रॉवल। अब क्या होता है, मेंबर अपने पास एफडी आरडी लेके आया बट टेनोर के पहले उसको निकालना है, तो ऐसा बोला है, जैसे फॉर एग्जांपल समझो ये मेंबर है, मेंबर आता है निधि के पास पहले ही अप्रैल को, 1 अप्रैल 20, ओके, अज्यूमिंग कोविड वोविड कुछ भी नहीं है, समझो चाइना जो है वो तभी ढंग का था, तो 1 अप्रैल 20 को मेंबर आया, ठीक है, इसने क्या किया, एफडी या आरडी जो भी है। नाउ फर्स्ट 3 मंथ्स फोरक्लोजर नॉट अलाउड, मतलब प्री मैच्योर विड्रॉवल कर ही नहीं सकता है, ठीक है। ये इसने एफडी जो है वो कितने साल के लिए गया था, लेट्स से मैक्सिमम पीरियड लेते हैं 5 साल के लिए, यहाँ पर अपना है ना ऊपर अलाउड है 60 मंथ्स तक, तो समझो 5 साल का एफडी है, और अगर वो पहले ही 3 महीने में आ जाता है, मतलब मई जून एंड जुलाई, ओके सॉरी नहीं, अप्रैल मई एंड जून, 30 जून के पहले अगर बिफोर 30 जून वो आ जाता है तो उसको पैसा वापस ही नहीं मिलेगा, नॉट अलाउड। आफ्टर 3 मंथ्स उसको आना है, देन दे सकते हैं बट इट कांट पे द इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स। मतलब अगर प्री मेच्योर विड्रॉवल करने का, जैसे फॉर एग्जांपल एग्जाम ऐसे ले तो 1 अगस्त, अच्छा 1 अगस्त को अगर ये पैसे वापस लेने आ रहा है तो विल आई रिटर्न हिज मनी, हाँ मैं रिटर्न करूंगा। विल आई पे इंटरेस्ट, नो, क्योंकि बोला है फर्स्ट 6 महीने के लिए नहीं देने का अगर प्री मेच्योर विड्रॉवल होता है तो। अच्छा सिमिलरली फॉर एग्जांपल 1 अगस्त के बदले, जस्ट रैंडम एग्जांपल समझो 1 दिसंबर ले लेता हूँ, या जैसे 31 अक्टूबर ले लेता हूँ, तो 31 अक्टूबर को पैसा लेने आ रहा है तो आई विल रिटर्न हिज मनी, नो प्रॉब्लम। मैं इंटरेस्ट कितने महीने का दूंगा, तो फर्स्ट 6 मंथ का नहीं देना है, मतलब अप्रैल से सितंबर का नहीं देना है, तो ओनली 1 मंथ का इंटरेस्ट में दूंगा। अच्छा, इंटरेस्ट पूरा पे कर सकता है, उसके ऊपर भी एक रूल है, ये देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट कैन बी पेड, तो रिड्यूस द ओरिजिनल इंटरेस्ट रेट बाय 2%। मतलब तुम्हारा ओरिजिनल इंटरेस्ट रेट समझो ईयर एग्जांपल 5% था, तो यू हैव टू रिड्यूस कंपल्सरीली, तो तुमको 1 मंथ के लिए वो एग्जांपल में देना है, वो भी खाली 3%। दिस इज टू एंकरेज कि भाई प्री मैच्योर विड्रॉवल ना हो, तो मेंबर्स के लिए ये थोड़ा डिसएडवांटेजेस रहेगा, पहले 3 महीने में पैसे चाहिए तो नॉट अलाउड, उसके बाद अगर पैसे निकालना है तो पैसे तो रिटर्न मिलेंगे बट 6 महीने के शुरू के 6 महीने का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। एंड कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दे सकते हैं आफ्टर दैट 6 मंथ्स का पीरियड, तो वट एवर रेट वॉज कॉन्ट्रैक्टेड, लेट्स से कि 5% था तो -2 कंपल्सरी, मतलब खाली 3% ही देगा निधि उसको। बट इंटरेस्ट शैल नॉट बी रिड्यूस्ड इन केस ऑफ डेथ ऑफ द डिपॉजिटर। अच्छा, डिपॉजिटर का अगर समझो एक्सपायरी डेट आ गया, ही डाइड, तो अब ये इंटरेस्ट जो है ना वो रिड्यूस नहीं करना, वो ये बोलने का बात कर रहा है, मतलब खाली लास्ट वाला जो प्रोविजन है ना वो अप्लाई नहीं करेगा। सो इट विल बी अ केस व्हेन नॉमिनी या सर्वाइवर, जॉइंट डिपॉजिटर या लीगल हायर विड्रॉज द मनी। बराबर है ना, अगर डिपॉजिटर मर गया तो वो तो वापस नहीं लेने आएगा पैसा, तो उसका कोई नॉमिनी आएगा, या फिर समझो कोई जॉइंट डिपॉजिटर था जो अभी भी सर्वाइव कर रहा है, एक मर गया एक सर्वाइव कर रहा है, तो वो पैसा लेने आएगा, या फिर उसका लीगल हायर वगैरह आएगा, बेटा बेटी वगैरह, तो इन दैट केस उसको पूरा इंटरेस्ट दो, ऐसा बोला है, डोंट रिड्यूस इट बाय 2%। बट हाँ, ये तो रूल एप्लीकेबल है ही, पहला 6 महीने के लिए तो नहीं मिलेगा उसको भी। नेक्स्ट, अनएनक्यूम्बर्ड टर्म डिपॉजिट्स बाय निधि, तो ऐसा है कि डिपॉजिटर्स ने समझो पैसे डाले हैं 1 लाख, कब तक, तो इट इज आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 दिसंबर 20 इन माई एग्जाम्पल, तो ये पैसे आए निधि के पास 31 दिसंबर 20 को 1 लाख पड़ा है, तो ये 1 लाख में से मिनिमम 10,000, मिनिमम 10,000
will be kept as deposit in scheduled commercial bank or post office other than cooperative bank या regional rural bank. वो गांव वाले को छोड़ दो और कोऑपरेटिव वाले को भी छोड़ दो, प्रॉपर शेड्यूल कमर्शियल बैंक, शेड्यूल मतलब क्या, तो आरबीआई के एक्ट के नीचे शेड्यूल्स में वो आता है. नाउ निधि shall invest in unencumbered term deposits in own name at least 10% of the deposits outstanding on, ये देखना ध्यान से, लास्ट वर्किंग डे ऑफ सेकेंड प्रीसीडिंग मंथ. इसका मतलब समझते हो, सेकेंड लास्ट बोल रहे हैं. ये समझो आज डेट, ये देखो क्या है, आज है 1 फरवरी 21. तो अगर कोई तुमको बोलता है कि आज 1 फरवरी 21 है, तो लास्ट मंथ का लास्ट वर्किंग डे क्या था, तो प्रोबेबली 31 जैन था ना, फरवरी के पहले का मंथ जैन था. तो ये बोलता है सेकेंड प्रीसीडिंग या सेकेंड लास्ट बोलता है. तो मतलब 31 दिसंबर 21, अज्यूमिंग के ये वर्किंग डे था, जो भी 30 या 29 भी हो सकता है वर्किंग डे लास्ट वाला. लेट्स अज्यूम कि 31 दिसंबर 20 वाज अ वर्किंग डे. तो अगर आज 1 फरवरी 21 है, तो अपने को सेकेंड लास्ट मंथ का लास्ट वर्किंग डे देखना है, विच इज 31 दिसंबर 20. ये दिन पे मेरे निधि में आउटस्टैंडिंग 1 लाख के डिपॉजिट्स थे, तो मैं आज एटलीस्ट 10,000 डिपॉजिट करूंगा कोई भी शेड्यूल बैंक या पोस्ट ऑफिस में अनइनक्यूम्बर्ड. मतलब इसको ये जो एफडी या टर्म डिपॉजिट में कर रहा हूं, इसको मैं कहीं पे गिरवी नहीं रखूंगा. इफ निधि नीड्स मनी बैक ड्यू टू अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस या कमिटमेंट्स, अब क्या होता है पता है, ये जो निधि है ना, उसको शायद डिपॉजिटर्स को पैसा रीपे करना पड़े. वो टर्म डिपॉजिट है ना, मच्योर होने आया है, तो इन केस निधि को अगर ऐसा करना पड़े, इट कैन मेक टेम्पररी विड्रॉवल फॉर रीपेमेंट टू द डिपॉजिटर्स ओनली आफ्टर आरडीज प्रायर अप्रूवल. मतलब यहां से उसको पैसा विड्रॉ करना है, ये शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक से अगर निधि को उठाना है. एंड जस्ट रैंडमली एग्जांपल देता हूं, समझो ये 1 लाख है और यहाँ पर 10,000 उसने डाला हुआ है, ठीक है. अगर उसको 2,000 उठाना पड़े, तो अब अनइनक्यूम्बर्ड वाला चीज सिर्फ 8,000 है. ओके, मतलब 10% कंप्लाई नहीं कर रहा है ना. तो इसी के लिए बोला है, जो टेम्पररी विड्रॉवल तुम करोगे ये 2,000 का, वो आरडी का अप्रूवल लेके करो. फिर ये 2,000 चाहिए तो तुम डिपॉजिटर को पे कर दो. उसके बाद ये टेम्पररी था, तो नाउ व्हेन यू गेट डिपॉजिट अगेन यू कम हियर और उसका वही 10% का कंप्लायंस करो. तो नेक्स्ट, लोन्स. सो लोन कैन बी गिवन ओनली टू मेंबर्स. ऑफ कोर्स निधि कंपनी है, मेंबर्स के साथ ही डील करेगा. मैक्सिमम लोन टू वन मेंबर कितना हो सकता है, तो 2 लाख, 7 लाख, 12 लाख या 15 लाख, इट डिपेंड्स. तो ये देखो कंडीशन, व्हेन डिपॉजिट्स फ्रॉम ऑल द मेंबर्स एज पर लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. मतलब निधि कंपनी को अगर तुम एसेट लायबिलिटी अप्रोच देखो, तो यहाँ पर मेंबर्स है, मेंबर लोग डिपॉजिट करते हैं निधि में पैसा, ठीक है, और निधि यहां पर आगे मेंबर्स को लोन दे रहा है, ऐसा सीन है, ठीक है. तो पहला ये डिपॉजिट आया तभी लायबिलिटी क्रिएट हुआ, अभी लोन दे रहा है तो एसेट क्रिएट होएगा. तो कितने का लोन एक मेंबर को दे सकता है, ओनली वन मेंबर. तो मैक्सिमम लोन टू वन मेंबर कैन बी 2 लाख. अगर डिपॉजिट फ्रॉम ऑल द मेंबर्स, मतलब कि अपना बेसिकली लायबिलिटी का बात कर रहा है, और ये ऊपर वाला जो है वो एसेट है, तो लायबिलिटी इज लेस देन 2 करोड़, डिपॉजिट्स आर लेस देन 2 करोड़, तो तुम 2 लाख एक बंदे को मैक्स दे सकते हो. अब इधर है ना, जिसने भी लॉ बनाया है उसने गलती की है बनाने में, उसने इधर लेस देन 2 करोड़ लिया और इधर मोर देन 2 करोड़ लिया. मतलब 2 करोड़ रहेगा तो क्या वो नहीं बोला है. फिर ठीक है, मोर देन 2 करोड़ बट लेस देन 20 करोड़ रहेगा अगर डिपॉजिट्स मतलब कि लायबिलिटी, तो तुम एक बंदे को 7 लाख मैक्स दे सकते हो लोन. फिर अगर 20 करोड़ के ऊपर है डिपॉजिट्स लेस देन 50 करोड़, तो फिर तुम उसको 12 लाख तक का एक बंदे को मैक्स लोन दे सकते हो. एंड मोर देन 50 करोड़ का डिपॉजिट्स है तो 15 लाख तक का वन मेंबर को. ओके, और ये जो भी है मैक्सिमम लोन टू वन मेंबर है, प्लीज डोंट मेक अ मिस्टेक हियर. टोटल लोन्स नहीं है, सिर्फ एक मेंबर को है, ठीक है. यहाँ पर टोटल 200 मेंबर तो मिनिमम होने ही वाला है. तो अगर वो चाहे तो वो और भी दे सकता है. समझो 2 लाख इंटू 200 करोगे तो द अमाउंट विल बी हायर, वो 4 करोड़ तक चला जाएगा. सो दैट इज ओके, एक मेंबर के लिए खाली ये लिमिट है. नेक्स्ट, if Nidhi has made losses in all 3 preceding financial years, then limit on any fresh loan will be up to 50% of the amounts mentioned above. मतलब लास्ट 3 साल में अगर लॉस हुआ, ठीक है,
और आज चौथा ईयर चल रहा है, फोर्थ ईयर चल रहा है, लास्ट 3 इयर्स में लॉस हो गया, आज फोर्थ ईयर चल रहा है, आज तुमको फ्रेश लोन देना है किसी को, तो ये लिमिट्स को आधा कर दो, 1 लाख, 3.5 लाख, 6 लाख, 7.5 लाख, सिंपल. If a member has defaulted on loan taken from Nidhi, then Nidhi cannot grant further loan to him. सिंपल. अगर विजय माल्या ने मेरे से लोन लिया है, विजय माल्या ने रीपे नहीं किया, तो मैं वापस उसी को थोड़ी लोन दूंगा. ओके, सिंपल हो गया ना ये तो. अगर एक गर्लफ्रेंड ने ब्रेकअप कर दिया तो वापस उसी के पास थोड़ी जाऊंगा, सेम हो गया वैसा. नेक्स्ट, ओनली सिक्योर्ड लोन्स आर अलाउड. ये धमाका, मतलब अनसिक्योर्ड नहीं चलेगा, और वो भी सिर्फ इतनी ही सिक्योरिटीज रख सकते हो आप. पहला, गोल्ड, सिल्वर या ज्वेलरी रख सकते हो, तो ऐसे केस में टेनर ऑफ लोन मैक्सिमम 1 साल, उसके ऊपर नहीं मिलेगा. फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी रख सकते हो, तो इसमें ऐसा है, टोटल लोन अगेंस्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी कैन बी अप टू 50% ऑफ ओवरऑल आउटस्टैंडिंग लोन. मतलब मैंने सिक्योर्ड लोन्स दिया हुआ है, ठीक है, समझो 10 करोड़ का सिक्योर्ड लोन्स दिया हुआ है, उसमें से अगेंस्ट गोल्ड रहेगा थोड़ा, समझो 2 करोड़, उसमें अगेंस्ट ये नीचे देखना एफडी है, तो समझो एफडी रिसीट्स के अगेंस्ट मैंने लोन दिया है किसी को, लेट्स से यहाँ पर 5 करोड़, और बाकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है समझो 3 करोड़. तो इज इट अ वायोलेशन? नो, इट इज नॉट अ वायोलेशन, क्योंकि इधर बोला देखो, लोन अगेंस्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी कैन बी अप टू 50% ऑफ ओवरऑल. ओवरऑल मेरा 10 करोड़ है, ठीक है, उसमें से ये 2, ये 5 और ये 3. अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का 6 करोड़ का होता ना आउट ऑफ 10, तो ये वायोलेशन हो जाता. तो अप टू 50% ऑफ सिक्योर्ड लोन्स तुम इमूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट दे सकते हो. अ लोन अमाउंट कैन बी अप टू 50% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू. ये लोन टू वैल्यू रेशियो समझते हो? लोन टू वैल्यू रेशियो, एलटीवी. ऐसा होता है कि अगर मैंने लोन किसी को 1 करोड़ का दिया है, तो नीचे समझो प्रॉपर्टी जो है वो 2 करोड़ का है, तो मतलब 2 करोड़ का अगर प्रॉपर्टी है तो मैं उसको 1 ही करोड़ का लोन दे सकता हूँ. बहुत सेफ प्ले करते हैं ये लोग, ठीक है. बट अगर मेरे को इधर समझो 1.5 करोड़ मांगना है एज अ मेंबर, और 2 करोड़ का समझो मैं ये प्रॉपर्टी गिरवी रखता हूँ, तो दिस इज नॉट अलाउड. निधि बोलेगा भाई 2 करोड़ का तेरा घर है ना, तो मैं 1 करोड़ का लोन दे सकता हूँ. एंड टेनोर कितना हो सकता है ये इमूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन का? 7 इयर्स. ओके, तो क्या क्या पड़ा? गोल्ड, सिल्वर, ज्वेलरी है तो 1 साल तक का लोन खाली. इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो टोटल सिक्योर लोन्स का अप टू 50% तुम इमूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट दे सकते हो. लोन अप टू 50% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू हो सकता है मैक्स, एंड 10 और 7 साल तक जा सकता है. फिर एफडी, एनएससी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इंश्योरेंस पॉलिसी. हाउ डज दिस वर्क? ये देखो, यहाँ मेंबर है, यहाँ निधि है. निधि वांट्स टू गिव अ लोन टू द मेंबर, तो मेंबर सामने कुछ गिरवी रखेगा ना, तो उसका एफडी रिसीट्स गिरवी रख देगा. मेंबर ने कहीं पे तो एफडी किया रहेगा, समझो एसबीआई में एफडी किया रहेगा, तो वह एफडी का जो रिसीट आता है ना, वो क्या करेंगे? निधि को दे देंगे, तो नाउ निधि के पास वो प्लेज हो गया. वैसे ही सिमिलरली गवर्नमेंट सिक्योरिटी में डाला रहेगा ये मेंबर ने, एनएससी, इंश्योरेंस वगैरह में वो डालता रहेगा, तो वो सबका पेपर्स जो वो लाके निधि को दे देने का. ओके, मेच्योरिटी ऑफ सिक्योरिटी जो है, इट कैन बी मैक्सिमम अप टू लोन पीरियड और 1 ईयर विच एवर इज लोअर. इसका क्या मतलब है? ये देखो, अपना लोन पीरियड जो है ना 2 इयर्स का है, तो 2 इयर्स और 1 ईयर विच एवर इज लोअर, तो 1 ईयर कैन बी द मैक्स मेच्योरिटी ऑफ दिस सिक्योरिटी. मतलब ये जो सिक्योरिटी है वो मैक्स 1 ईयर का होना चाहिए. दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से. तो अगर तुम कोई लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी लाते हो तो वो यहाँ पर एक्सेप्ट ही नहीं होएगा. दे वांट शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज. ऑल्सो लोन टेनर कैन बी अप टू अनएक्सपायर्ड एफडी पीरियड ओनली. ठीक है, मैंने समझो एसबीआई के पास एफडी किया था लेट्स से 4 साल का. ओके, अनएक्सपायर्ड जो है ना वो 3 साल है, मतलब 1 साल बीत चुका है, 3 साल का अभी तक बाकी है टाइम पीरियड आना. तो ये लोन का टेनोर जो है वो सिर्फ 3 साल तक का ही हो सकता है. मतलब जैसे तुम्हारा एफडी मैच्योर हुआ वैसे ही तुम्हारा ये लोन रीपे करना पड़ेगा तुमको, उसके आगे तुम नहीं खींच पाओगे इसको. नेक्स्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या सीन है? तो इंटरेस्ट चार्ज्ड ऑन लोन गिवन कैन बी अप टू इंटरेस्ट ऑफर्ड ऑन डिपॉजिट्स प्लस 7.5%. इसका क्या मतलब है? ये देखो सिंपल, यहां मेंबर्स है, यहाँ निधि है, और यहाँ पर मेंबर्स है. ऐसा है कि मेंबर जब भी पैसा देता है ना निधि को, तो उसको अपन डिपॉजिट बोलते हैं.
और निधि जब भी मेंबर को पैसा देता है तभी अपन उसको क्या बोलते हैं, लोन गिवन। पहला वाला लायबिलिटी है, दूसरा वाला एसेट है। तो ये बोला है कि इंटरेस्ट चार्ज्ड ऑन लोन गिवन, मतलब यहां ये जो है ना, ये इंटरेस्ट रेट मैक्सिमम कितना दे सकते हो ये पूछा है। तो वो बोलता है इंटरेस्ट ऑफर्ड ऑन डिपॉजिट्स प्लस 7.5। ये निधि जो है मेंबर्स को कितना इंटरेस्ट देता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल 5% देता है। ओके, तो मेंबर्स से वो कितना इंटरेस्ट ले सकता है, कितना चार्ज कर सकता है? इट कैन बी अप टू 5% प्लस 7.5, मतलब 12.5% तक का मैक्सिमम चार्ज कर सकता है वो मेंबर्स से। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट रूल। निधि अपने मेंबर्स को कितना ऑफर करता है इंटरेस्ट, समझो 5, तो 5 प्लस 7.5 वो वसूल कर सकता है। ऑफ कोर्स यही धंधा है ना, यहाँ पर 5% पे उसने पैसा रेज किया है और 12.5 पे उसने लोन दिया है, सो इट्स अ गुड प्रॉफिट। नेक्स्ट, चार्ज सेम इंटरेस्ट टू ऑल borrowers of the same class of loan and display the rates on notice board at every registered office, sorry not every, only one registered office and every other branch। तो जो भी अलग अलग क्लास ऑफ लोन्स है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर गोल्ड लोन है तो उसका इंटरेस्ट रेट लिख दो 6%, इमोबल प्रॉपर्टी लोन है तो लेट्स से 5.5 एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो जो भी क्लास ऑफ लोन है सबको सेम चार्ज करना है और वो नोटिस बोर्ड पे भी आना चाहिए। नेक्स्ट, फिर थोड़ा रिटर्न्स के बारे में बात किया है। हाफ ईयरली रिटर्न फाइल करना होता है, NDH 3 करके है फॉर कंप्लाइंग विद दीज रूल्स। 30 days फ्रॉम द एंड ऑफ हाफ ईयर करना है, मतलब कि 30th सितंबर को हाफ ईयर खत्म हुआ तो 30th अक्टूबर इज द ड्यू डेट। तो NDH 3 30th अक्टूबर, ये 3 और 30 याद रखना। सर्टिफाइड बाय ऑफ कोर्स PCA PCS PCM। नेक्स्ट, पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ दीज रूल्स बाय द कंपनी एंड ऑफिसर्स। तो फाइन 5,000 तक का लग सकता है तुमको, फर्दर फाइन 500 पर डे इफ इट इज अ कंटिन्यूइंग ऑफेंस। ओके, चलो अभी आगे बढ़ते हैं अपन। नाउ नेक्स्ट इज आर्बिट्रेशन, नो चेंज। सरफेसी नो चेंज। फेमा नो चेंज। बहुत सही है ये, फेमा में भी अभी तक कोई चेंजेस नहीं आया है। नेक्स्ट, PMLA। तो PMLA थोड़ा वियर्ड है बिकॉज पहला जो है रीड सेक्शन 12AA ऑन एनहांस्ड ड्यू डिलिजेंस, ये ICAI के स्टडी मटेरियल में डाला हुआ है 3.14 पे। आई डोंट फील इट इज दैट इंपॉर्टेंट, तो मैं अभी तुमको फटाफट समझा दूंगा ये। उसके पहले नीचे वाला एक जरा प्रोविजन देखो, और ये बहुत गलत चीज है ये। ICAI ने क्या किया पता है? अ स्मॉल डेफिनेशन इज इंक्लूडेड इन इलेक्टिव पेपर स्टडी मटेरियल बट नॉट इन पेपर 4 का SM। तो जो इलेक्टिव पेपर है 6 वाला, उसके SM में मेरे को एक डेफिनेशन मिला विच आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी क्या है पता है, PMLA में रिपोर्टिंग एंटिटीज करके अपन ने पढ़ा था, इफ यू रिमेंबर। ये देखो, रिपोर्टिंग एंटिटी मींस बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंटरमीडियरी या सम पर्सन कैरिंग ऑन डेजिग्नेटेड बिजनेस और प्रोफेशन। उसको डेजिग्नेट किया है इस बार गवर्नमेंट ने। क्या डेजिग्नेटेड लोग है वो, ये देखो। बेसिकली व्हाट वाज द पर्पस ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटी, ये पूरा का पूरा जो RE था उसका पर्पस क्या था? तो गवर्नमेंट को ये लोग इंफॉर्मेशन देंगे, ठीक है? कुछ भी अगर कुछ भी झोल वगैरह हो रहा है, जैसे कि बैंक्स है तो बैंक्स को रिपोर्ट करना है बहुत सारा ट्रांजैक्शन टू द गवर्नमेंट। तो वैसे ही बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते, और भी लोग हैं जिनके ऊपर रिलाई करेंगे। कौन है वो लोग? ये देखो, पर्सन कैरिंग ऑन डेजिग्नेटेड बिजनेस और प्रोफेशन, ये सब लोग रिपोर्टिंग एंटिटी में आ जाएंगे। ये लोग भी CG को रिपोर्ट करेंगे। पहला, अ पर्सन कैरिंग ऑन एक्टिविटीज फॉर प्लेइंग गेम्स ऑफ चांस फॉर कैश और काइंड एंड इंक्लूड्स एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद कसिनो। बेसिकली जो लोग सट्टा, गैम्बलिंग, गेम्स वगैरह में डालते हैं लोग, उसमें भी रातों रात करोड़पति वगैरह बन सकते हैं कसिनो वगैरह में। तो इन दैट केस ये लोग भी रिपोर्ट करेंगे। फिर रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार, मतलब कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह खरीदता है ना, तो रजिस्ट्रार के पास जाते हैं रजिस्टर करने, तो वो भी रिपोर्ट करेगा। रियल एस्टेट एजेंट लोग भी रिपोर्ट करेंगे। फिर जो प्रेशियस मेटल, स्टोन्स वगैरह में डील करता है वो लोग भी रिपोर्ट करेंगे। फिर कोई सेफ कीपिंग या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कैश एंड लिक्विड सिक्योरिटीज का काम करता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी कस्टोडियन होता है जो अपने बिहाफ पे कुछ होल्ड करता है, या फिर कोई बैंक के लॉकर में वी कीप आवर मनी और एनी काइंड ऑफ ज्वेलरी वगैरह वगैरह, कोई अपने लिए सिक्योरिटीज वगैरह होल्ड करता है। ऐसे लोग, जैसे नॉर्मली क्या होता है अपना NSDL CDSL है डिपॉजिटरी वगैरह, वो लोग अपने लिए भी ऑन बिहाफ ऑफ अस दे होल्ड वो डीमैट अकाउंट में।
So these people have also got that obligation to report, and any other person from time to time. तो ये लोग सब लोग भी रिपोर्ट करने वाले हैं. अभी एक क्वेश्चन आया था, उसमें कसिनो का पूछा था. तो लोग सोचते हैं कि सर मनी लॉन्ड्रिंग में हमने कसिनो तो किधर भी नहीं देखा. तो नहीं देखा था क्योंकि आईसीएआई ने उसको पेपर 4 के एसएम में डाला ही नहीं, 6 में डाला. बट आई स्टिल फील इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो ये भी एक बार देख लेने का. ओके चलो अब 12 AA देख लेते हैं, एनहांस्ड ड्यू डिलिजेंस. ओके ये देखो, एनहांस ड्यू डिलिजेंस करने को बोला है रिपोर्टिंग एंटिटी को. तो बेसिकली प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ ईच स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन, मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन करने के पहले इनको 2-3 चीजें करनी है. लाइक वेरीफाई द आइडेंटिटी, केवाईसी समझते हैं सब लोग, केवाईसी करना है इनको. नॉर्मली क्या होता है पता है, अगर इंडियन है तो उसका आधार, अगर समझो फॉरेनर है तो और कोई मीन्स, जैसे कि पासपोर्ट एक है, और दूसरा एक होता है ओसीआई कार्ड, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया करके एक कार्ड होता है, वो तुम एज एन आईडी प्रूफ ले सकते हो. फिर टेक एडिशनल स्टेप्स टू एग्जामिन द ओनरशिप एंड फाइनेंशियल पोजीशन. वो क्लाइंट का क्या क्या फाइनेंसेस है, पैसा किधर से आता है, कितना उसके पास है वगैरह, वो सब एक बार वेरीफाई करना. एंड टेक एडिशनल स्टेप्स as may be prescribed to record the purpose behind conducting that transaction. तो जो भी transactions ये notify करेगा सीजी, उनके पीछे क्या इसका पर्पस हो सकता है, why is he doing that transaction, इसके लिए थोड़ा बहुत जासूसी करने का ये बोला है. अगर क्लाइंट ने तुम्हारे साथ कॉपरेट नहीं किया, देन तुम ये ट्रांजैक्शन मत अंडरटेक करने दो. तो ये देखो यहाँ पर लिखा है, reporting entity shall not allow the specified transaction to be carried out if the client fails to fulfill those conditions. फिर अगर इन केस अगर ये पकड़ा गया, समझो कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम वगैरह है, या फिर कुछ भी टाइप का सस्पिशन है, स्केप्टिकल हो गया बैंक, तो उसको क्या करना है, तो उसको बेसिकली इट हैज टू इंक्रीज द फ्यूचर मॉनिटरिंग ऑफ बिजनेस रिलेशनशिप विद द क्लाइंट, इंक्लूडिंग ग्रेटर स्क्रूटिनी ऑफ ट्रांजैक्शंस. ऑफ कोर्स रिपोर्ट तो करना ही है सीजी को, वो तो उसको बोला ही गया है, साथ साथ में थोड़ा और टाइट मॉनिटर करते रहो. और ये जो भी इंफॉर्मेशन तुमने ऑब्टेन किया कब तक होल्ड करके रखोगे, 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ दैट ट्रांजैक्शन बिटवीन क्लाइंट एंड द रिपोर्टिंग एंटिटी. समझो बैंक है, तो बैंक में ये पैसा डालने आया, तो वो दिन से 5 साल तक इसका सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो तुम होल्ड करके रखना. एंड व्हाट इज दैट स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन, तो ये देख लो फटाफट. एनी विड्रॉवल और डिपॉजिट इन कैश एक्सीडिंग सच अमाउंट, अभी वो अमाउंट जो है वो ठीक है बाद में अपन देख लेंगे, प्रिस्क्राइब होगा तभी. ट्रांजैक्शन इन फॉरेक्स है, हाई वैल्यू इंपोर्ट्स और रेमिटेंसेस है, या फिर कोई भी टाइप का अदर ट्रांजैक्शन इन द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू और वेयर देयर इज अ हाई रिस्क ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग एज मे बी प्रिस्क्राइब. तो अभी तक पूरा प्रिस्क्राइब नहीं हुआ है, नया नया सेक्शन आया है. सो यस वी कैन एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ एडिशंस टू दिस सेक्शन. तो अभी के लिए करंटली ये वाला सेक्शन जो है वो काइंड ऑफ अनइम्पोर्टेंट हो गया. खाली एक चीज ये याद रखनी है खाली, कि भाई 5 साल तक दे विल हैव टू कीप द डॉक्यूमेंट्स. चलो नेक्स्ट पेज आता है आईबीसी. आईबीसी ओनली वन चेंज, एक न्यू रूल ऐड किया हुआ है स्टडी मटेरियल में, कंप्लीशन ऑफ लिक्विडेशन के ऊपर. अपना जो लिक्विडेशन कमेंसमेंट होता है, जो लिक्विडेशन प्रोसीडिंग शुरू होता है, वहां से तुम्हारे पास कितना टाइम है. तो लिक्विडेटर शैल लिक्विडेट द कॉर्पोरेट डेटर विद इन अ पीरियड ऑफ 1 year. इफ इन केस वो नहीं कर पाया तो एक्सटेंशन मिलेगा क्या, तो ये देखो नीचे एक्सटेंशन के लिए, if the liquidator fails to liquidate the corporate debtor within 1 year, he shall make an application to the adjudicating authority, मतलब NCLT के पास जाओ, to continue such liquidation along with a report explaining why the liquidation has not been completed and specifying additional time required for liquidation. मतलब बेसिकली तुमको एनसीएलटी के पास जाना है, और दो चीजें, पहला तो तुम एक्सप्लेन करो कि भाई तेरे को क्यों टाइम चाहिए, व्हाई कुड यू नॉट कंप्लीट इट ऑन टाइम, एंड सेकंड कितना टाइम चाहिए ये भी तुम ही बता दो. फिर एनसीएलटी अपने हिसाब से कोई ना कोई ऑर्डर पास करेगा. ये रेगुलेशन 44 ऑफ आईबीबीआई लिक्विडेशन प्रोसेस रेगुलेशंस 2016 में आया था. अभी इंस्टीट्यूट ने ये ऐड किया है. ओके फिर सेबी एलओडीआर देखोगे, नो चेंजेस है. अभी जो मेन चेंजेस है वो फेकरा में है. अच्छा सेबी में देर आर सम चेंजेस.
स्पेशली यहाँ पर अगर देखोगे 28B जो है, 28C जो है एंड 15HAA जो है, दीज थ्री आर न्यूली इंट्रोड्यूस्ड एंड बाकी के जो है ना ये मैंने मेरे नोट्स में पहले चेंज नहीं किए थे, सो वो वाले। सो फर्स्ट लेट्स फिनिश फेकरा, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो था उसमें सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 से स्टार्ट हो रहा है, पब्लिक सर्वेंट को ऐड कर दिया है टू दैट लिस्ट। सो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आर पब्लिक सर्वेंट, पुलिस, फिर ऑफिसर ऑफ नेवी, एयरफोर्स, मिलिट्री, फिर कोई कोर्ट का ऑफिसर या इवन लोकल अथॉरिटी का ऑफिसर जो है, इनको सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 3 में इंक्लूड कर दिया। जस्ट आई विल जस्ट शो दैट इन फ्रंट ऑफ यू, जस्ट 1 सेकेंड। ये देख लो। सो सेक्शन 3 प्रोहिबिशन टू एक्सेप्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन में इतने सारे लोग थे, कैंडिडेट फॉर इलेक्शन, फिर पॉलिटिकल नेचर का ऑर्गेनाइजेशन, उसमें ये जज, गवर्नमेंट सर्वेंट, एम्प्लॉय ऑफ एनी कॉर्पोरेशन ओन्ड बाय गवर्नमेंट, उसमें ये पब्लिक सर्वेंट जो है, दिस हैज बीन एडेड नाउ। ओके, ये हो गया पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, स्टडी मटेरियल पेज 4.14 पे कुछ नया ऐड हुआ है, गाइडलाइंस एग्जेम्प्टिंग मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अप्रूवल फॉर एक्सेप्टिंग फॉरेन हॉस्पिटैलिटी। ये हॉस्पिटैलिटी के लिए MHA का अप्रूवल लगता था, तो देयर आर सम गाइडलाइंस दैट आर एग्जेम्प्टिंग दीज गाइज फ्रॉम टेकिंग अप्रूवल। देख लो कौन सा है वो। Okay, so the following cases need not be submitted to the Ministry of Home Affairs for grant of permission to accept foreign hospitality. अब नॉर्मली ये जो गाइडलाइंस है उसमें से बहुत सारे हैं ना वो इररेलेवेंट से है, बिकॉज वी नो कि फॉरेन हॉस्पिटैलिटी जो है दैट विल बी टेकन फ्रॉम एनी फॉरेन सोर्स या फॉरेन सिटीजन वगैरह। तो जो पहला वाला पॉइंट है वो बोल रहा है कि when the entire expenditure on proposed foreign visit is being met by central or state government और एनी सेंट्रल और स्टेट PSU एक्सेट्रा, मतलब बेसिकली गवर्नमेंट का ही पैसा है, तो इसको अपन हॉस्पिटैलिटी बोल ही नहीं सकते, और रादर इट इज हॉस्पिटैलिटी बट इट इज नॉट फॉरेन हॉस्पिटैलिटी। तो FH का जो F वाला पॉइंट है वही मिसिंग है यहाँ पर, सो ऑफ कोर्स नो अप्रूवल नीडेड। सेकेंड वाला भी उसी के जैसा है, देख लो, when the proposed foreign visit is being undertaken by a person in his or her personal capacity and the entire expenditure thereon is being met by the person concerned। अब इधर अगर मैं खुद जा रहा हूँ, ठीक है, एंड मैं खुद एक्सपेंस कर रहा हूँ, तो इधर फॉरेनर से पैसा भी नहीं आ रहा एंड हॉस्पिटैलिटी भी नहीं मिल रहा है बिकॉज आई एम ओनली स्पेंडिंग, तो अगेन ऑफ कोर्स नो नीड टू टेक MHA अप्रूवल। फिर where foreign hospitality is being provided by an Indian national living in foreign country, अगेन देखो ये क्वालिफाई नहीं करता बिकॉज फॉरेन सोर्स से आई नीड, जैसे यहाँ पर जैसे मिस्टर एक्स, तो फॉरेन सोर्स से आना चाहिए, दैट इज व्हेन वी कॉल इट अ फॉरेन हॉस्पिटैलिटी ना। इंडियन नेशनल से मिला तो इट इज नॉट फॉरेन हॉस्पिटैलिटी, सो इन दैट केस नो अप्रूवल नीडेड। नेक्स्ट, cases involving acceptance of assignment on salary, fee, remuneration, etc etc। अगर तुमको कोई सैलरी, फीस, रेम्यूनरेशन दे रहा है तो हाउ इज इट हॉस्पिटैलिटी, फ्री का नहीं मिल रहा है ना। Similarly, cases involving funding offered by agency or organization mentioned in Annexure 2, या Annexure 2 को जाने दो 2 मिनट के लिए, cases involving visits undertaken by members of Indian parliamentary delegation under bilateral exchange। अच्छा, दो कंट्रीज के मेंबर्स मिलते हैं, जैसे समझो US वाले हैं और ये इंडिया वाले हैं, ये एक्सचेंज प्रोग्राम का मतलब क्या होता है, तो US वाला कभी इंडिया आएगा और फिर इंडिया वाला जो है वो US जाएगा एंड दे विल मेक सम पॉलिसीज एंड ऑल ऑफ दैट। जब भी वो अपना डोनाल्ड बाबा आया था तो बोला था ना, वो नरेंद्र मोदी ने गलती से बोल दिया था कि ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प, ऐसा बोल दिया था, तो डोनाल्ड बोल दिया था। फिर एक और बार ऐसा कुछ हुआ था, तभी आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप ने किसी का कुछ अलग नाम ले लिया था। सो ये सब जो भी होता है, वट एवर यू सीन इन न्यूज, इसको अपन बायलैटरल एक्सचेंज बोलते हैं। वो लोग विजिट करते हैं एक दूसरे की कंट्री एंड ऑल ऑफ दैट। सो ये वाले केस में नो अप्रूवल नीडेड। नेक्स्ट, एनी काइंड ऑफ बायलैटरल अग्रीमेंट बिटवीन अपना गवर्नमेंट एंड दूसरे वाले कंट्री का गवर्नमेंट विच इज अप्रूव्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मतलब अपन जो भी विजिट करते हैं, ठीक है, ये देखो यहाँ पर लिखा है केसेस इन्वॉल्विंग विजिट्स अंडरटेकन अंडर अ बायलैटरल अग्रीमेंट बिटवीन अपना गवर्नमेंट एंड बाहर का गवर्नमेंट, बट इसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ऑलरेडी अप्रूव किया हुआ है, तो वाई टू टेक MHA का अप्रूवल, दोनों एक ही गवर्नमेंट का मिनिस्ट्रीज है। Next, cases involving long-term or short-term foreign training courses approved by the Ministry of Personnel,
ट्रेनिंग एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। ये वाली मिनिस्ट्री ने अगर कोई कोर्सेज अप्रूव किया है फॉरेन ट्रेनिंग का, तो बाहर से जाके समझो तुमको कोई ट्रेनिंग मिलता है, लेट्स से उसमें हॉस्पिटैलिटी वगैरह मिल गया, so that's okay because अगर तुमको कोई ट्रेनिंग मिल रहा है तो probably you will do good for the country, so no approval needed. Okay, चलो पहला दो हो गया. Now something very 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 important. Section 7 has been revamped completely and it contradicts rule 24, so you have to write both in exam. ठीक है, rule 7 कुछ और बोलता है, अब rule 24 पहले का कुछ बोलता है. गवर्नमेंट ने सेक्शन 7 को तो अमेंड कर दिया, बट रूल 24 को अभी तक नहीं किया. सो बोथ आर टॉकिंग समथिंग डिफरेंट. लेट्स सी व्हाट डिफरेंट आर दे टॉकिंग. Okay, so in front of you, section 7 is there. Prohibition to transfer foreign contribution to other person. अच्छा, earlier क्या rule था पता? Earlier the rule was very easy. If you receive foreign country, ठीक है, this is you. If you receive foreign country, so what you could do was you could transfer the foreign country to any person having registration certificate or prior permission. Or what you could do was transfer that foreign country to a person not having registration certificate or prior permission, but with the approval of central government, and that too only up to 10%. तो अगर 1 लाख का एफसी आया है तो 10,000 तक you can transfer it to any unregistered person by taking CG approval. अच्छा, ये जो रूल है ये रूल 24 ने बोला हुआ है, and this stays. But now what section 7 says, वो बोलता है कि none of this is allowed. Like you can't transfer it. Okay, simply you can't transfer it. Section 7 बोलता है ये देखो, a person who is registered and has been granted a certificate of registration or has obtained prior permission under this act and has received foreign country cannot transfer it to anyone under section 7. मतलब simply you just cannot transfer it. But rule 24 says it shall not transfer FC to any person unless that person is registered and has been granted certificate or he has prior permission. And exception ये था कि you can transfer the FC to a person who has not been granted RC or prior permission with the prior approval of central government only if FC transferred would be up to 10% of total value of FC received. So this is your original rule. Okay, this is original rule 24. But now section 7 बोलता है कि boss, you just can't transfer it to anybody. So you have to write both in exam. Institute का study material भी यही बोलता है same. Also there's a small correction, नीचे यहाँ पर FC6 आ जाएगा. Earlier it was written incorrectly. So now it is FC6. So basically to whomsoever you are transferring, जैसे for example you have received foreign country, okay, you are following rule 24, you want to transfer it to a person who does not have RC or PP, so you go to CG to take their approval. तो ये आ जाएगा FC5 में, and you have to declare कि हाँ भाई 10% तक ही मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ. And then transferor as well as recipient must ensure proper utilization, and वो ट्रांसफर जो है it must be reflected in FC6 to be filed by both. Also नीचे एग्जाम्पल में भी चेंजेस हो जाएगा. So a very minor change here. Person with RC or PP can transfer it to person with RC or PP. This is freely allowed under rule 24 but prohibited under section 7. Now this is important. तो यहाँ पर एक चेंज हो गया कि भाई it is prohibited as per section 7. Okay, and अच्छा, person without RCPP they cannot transfer it to anyone. ये तो by default है. Similarly नीचे भी यहाँ पर देख लो, अगर फॉरेन सोर्स से 10 लाख आया पर्सन विथ आरसीपीपी, they transfer 9 lakh to a person with RCPP. So again now this is allowed only under 24. Section 7 still prohibits it. So now rule 24 needs to be amended. और निर्मला जी से मैं बात करता हूँ, अमेंड करवा दो फटाफट. So in case if there is any amendment for the next attempt, you will come to know. All right, so we are done with the first three. Now the next two are related to admin expenses. Let's check what has changed admin expenses में. एक percentage 20% आ गया है, new percentage, and there are some exclusions from admin expenses as well.
So check section 8, restriction to utilize FC for admin purposes. मतलब तुम्हारे जो डेली के खर्चे होते हैं उसके लिए you can't utilize foreign country, but there's a limit. So basically 20% तक whatever FC you have received, let's say 1 lakh you've received FC, so up to 20,000 you can provide for meeting your admin expenses. And अगर more than 20 चाहिए तो prior approval of CG लेना पड़ेगा. Now admin expense का definition change हुआ है. So here I've changed the definition little bit. ये वाला part add हो चुका है यहाँ पर, so you can also make the following change. Now rule 5 बोलता था admin expenses का मतलब क्या है. So all your P&L debits like salary है, wages है, professional fee, accounting fee, legal fee, rent expense, travel expense, repairs, maintenance, electricity, water, post, stationery, reporting, etc., etc. All of these are admin expenses, but two categories you have to exclude from admin expenses. First one is any expense on organization's stated welfare objectives. मतलब तुम्हारा objective क्या है? For example, you are a hospital. So what is your objective? To provide proper treatment. Similarly, if you are a school, so what is your goal? To provide good education. So if you want to fulfill these welfare objectives, what is your expense? So hospital gives salary to doctor, and similarly school gives salary to a teacher. तो ट्रेनर हो या फिर कोई डॉक्टर हो, ये सबको जो तुम सैलरी देते हो, क्योंकि दैट इज अ वेलफेयर ऑब्जेक्टिव, इट्स अ वेरी नोबल थिंग टू डू, इनको एडमिन एक्सपेंसेस में हम काउंट नहीं करेंगे. सो बेसिकली इफ यू वांट टू यूज यू कैन यूज इट. सिमिलरली एक्सपेंसेस ऑन पर्सनल एंगेज्ड इन ट्रेनिंग और कलेक्शन और एनालिसिस ऑफ फील्ड डेटा ऑफ रिसर्च और ट्रेनिंग. इसका क्या मतलब है? तो बेसिकली एनी कंपनी विच इज एंगेज्ड इन रिसर्च और ट्रेनिंग, अगर वो अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन करते हैं या फिर उनको डेटा वगैरह कलेक्ट करने बोलते हैं, सो इन दैट केस अगेन ट्रेनिंग एंड रिसर्च जो है दैट्स अ वेरी गुड फील्ड ऑफ वर्क एंड इट रियली हेल्प्स पूरा इकोनॉमी बिल्ड करने में. अभी जो रिसर्च वाले लोग होते हैं दे ट्राई एंड फाइंड सम डेटा, एनालाइज करेंगे, कोई भी खामियां वगैरह निकालेंगे एंड दे विल डेवलप समथिंग. So we want to just encourage research and training, तो ये भी admin expenses में हम count नहीं करेंगे. Okay, now 11 and 12 में there are some minor changes and 12A has been newly introduced. चलो let's check these three. Okay, so a small change or rather addition in section 11, study material में form number add कर दिए हैं. So section 11 subsection 1 में if you are applying for your RC, then you apply in form 3CA, and अगर तुमको prior permission चाहिए तो in that case you apply via form FC 3B. Okay, so FC 3A and FC 3B. Okay, ये हो गया. इट्स वेरी सिंपल, FC3A एंड FC3B. ऑन द नेक्स्ट पेज एक छोटा सा पॉइंट ऐड हुआ है. ऑन द बेसिस ऑफ एनी इन्फो, रिपोर्ट और समरी इंक्वायरी, if the central government has a reason to believe that a person having prior permission under section 11 subsection 2 has violated this act, then CG shall direct him to utilize FC or receive FC only after prior approval of central government until the inquiry is concluded. Similarly, the same applies even when he is found guilty of any violation. What does this mean? Understand. Let's say I have taken a prior permission on 1st April. Okay, 5th April, I have violated this act. It can be anything. Okay, for example, I received FC and then I transferred it. Section 7 मैंने violate कर दिया, for example. So now CG क्या करेगा पता है? If it has a reason to believe that I have done this, तो CG मुझे बोलेगा कि whatever FC I have, if I want to utilize, I will need CG approval. और if I am going to receive more FC, तो वो रुका देगा, वो बोलेगा वापस थोड़ा बहुत रिसीव करना बाकी है, take central government's approval. And the same applies if you are convicted or you found guilty. So अगर तुम guilty हो गए, still
after being guilty, still if you want to utilize, take CG approval. If you want to receive more, take CG approval. Simple. सेक्शन 12 जो है ग्रांट ऑफ आरसी, उसके just 1 second here, where you see the procedure, there is a small change here. Okay, now procedure में ऐसा है that you open FCRA account under section 17. section 17 जो है वो totally change हो चुका है. I will show that also. ये भी amendment में डाला हुआ है. So you open a FECRA account. जैसे पहले क्या था, एक designated account तुमको खोलना था, वही है ये. It's termed as FECRA account now. So you open that FECRA account. You apply via prescribed form. If you remember, registration के लिए FC3A, and pay the prescribed fees and state your FECRA account details in the application. मतलब पहले बैंक अकाउंट खोलना है, FECRA अकाउंट, and then you have to apply, और वो एप्लीकेशन में तुमको ये अकाउंट नंबर भी डालना है. Okay, that's a small change that has been added here. फिर ऊपर देखना सेक्शन 12A करके एक ऐड हुआ है, एक ही लाइन का है. सीजी में रिक्वायर ID documents, identification document of office bearers, directors or KMP of the person seeking prior permission or RC or renewal of RC. मतलब कोई भी बंदा आता है for RC, PP और even renewal, तो उसका ID चाहिए, ठीक है. एंड नाउ ID के लिए क्या क्या है, तो इंडियन सिटीजन है तो आधार नंबर चाहिए, फॉरेनर है तो पासपोर्ट या OCI कार्ड चल जाएगा. व्हाट इज OCI कार्ड? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड, मतलब जो बेसिकली इंडियन है बट वो बाहर रहने गया है. सो नाउ प्रोबेबली ही हैज गिवन अप ऑन इंडियन सिटीजनशिप और समथिंग लाइक दैट. तो ये आईडी डॉक्यूमेंट्स चाहिए रहेगा. ओके, ऑलराइट. लास्ट अमेंडमेंट ऑफ दिस चैप्टर इज सेक्शन 17, FC through a scheduled bank, and now it is called as FECRA account. Very important amendment, but the motive is something different here जो पहले तुमने पढ़ा था उससे. So here what you are supposed to do is receive foreign country only in one account, which is called as the FECRA account, opened with SBI's New Delhi branch prescribed or notified by the central government. मतलब न्यू दिल्ली में कोई भी ब्रांच होगा, उसी में तुमको अकाउंट खोलना है. Now if you are from Mumbai, if you are from Delhi, if you are from Kolkata, wherever you are, तुमको दिल्ली में ही खोलना है. ओके, सो बेसिकली व्हाट दे हैव डन इज, बाहर से, अब्रॉड से जो भी पैसा आ रहा है, एवरीथिंग कम्स टू SBI न्यू दिल्ली ब्रांच. ओके, सो नाउ इट विल बी वेरी इजी टू मॉनिटर. बहुत सही बात है. सो एवरीवन हु वांट्स टू रिसीव FC हैज टू ओपन FECRA अकाउंट इन SBI न्यू दिल्ली ओनली. ओके, नाउ नॉर्मली तुम ऐसे सोचोगे कि सर दिल्ली तक कौन जाएगा. सो इट्स ऑल हैपनिंग ऑनलाइन नाउ. नेक्स्ट, you can open another FECRA account with a scheduled bank for keeping or using the foreign country received in the SBI account. Acha, now what if I am in India, I am in Mumbai. So let's say for example I have opened an account with HDFC Mumbai branch, any of the Mumbai branches. I stay in Mumbai, तो मेरे को यही अच्छा पड़ता है ना. तो मैंने क्या किया, SBI न्यू दिल्ली में जो मेरे को FC आया ना, वो मैंने ट्रांसफर मारा HDFC के FECRA अकाउंट में. ओके, सो आई हैव ओपनड FECRA अकाउंट इन HDFC आल्सो. सो अनदर मतलब क्या होता है, एक और अकाउंट तुम खोल सकते हो. तो पहले तुम SBI का खोलो, रिसीव इट देयर, उसके बाद अनदर FECRA अकाउंट खोलो एंड SBI से ये ट्रांसफर करा सकते हो फंड. ओके, नाउ नेक्स्ट, यू कैन ओपन one or more account in one or more scheduled banks for transferring and using the FC received in your FECRA account with SBI or any other scheduled bank. मतलब ये HDFC से आगे कोई भी नॉर्मल अकाउंट में जा सकता है. if you want to if you want to just transfer or if you want to use it from that account, whatever you want to do you can do. नीचे जा सकता है वो. ओके, अच्छा, इधर रिस्क क्या है, तो रिस्क ट्रस्ट में कुछ भी नहीं है. बिकॉज यू मस्ट बी थिंकिंग कि यहाँ पर सर SBI के अकाउंट से अल्टीमेटली दूसरे तीसरे अकाउंट में तो चला ही गया ना. तो डोंट वरी, ये जो बैंक्स है ना, HDFC है, SBI है, दे हैव टू रिपोर्ट एवरीथिंग इन 48 आवर्स. सो ये इजीली ट्रैक हो जाएगा, ट्रेल पूरा का पूरा. ऑलराइट, ये देख लो, इजी एक चार्ट है, ये डायग्राम है. फॉरेन सोर्स से फॉरेन कंट्री आया SBI FECRA अकाउंट में, यहाँ से जा सकता है अदर FECRA अकाउंट लाइक HDFC FECRA अकाउंट, एंड SBI से भी अदर अकाउंट में जा सकता है, और ये अदर FECRA से भी अदर अकाउंट में जा सकता है. इट कैन बी ए नॉर्मल अकाउंट,
और यहाँ पर भी यू हैव टू कीप फाइलिंग रिटर्न्स, एंड वो बैंक भी 48 आवर्स में सब बोलने ही वाला है सेंट्रल गवर्नमेंट को, सो यू नीड नॉट वरी कि यहाँ पर कोई झोल हो सकता है। वही लिखा है यहाँ पर, एवरी बैंक वेयर द अकाउंट इज ओपन फॉर फॉरेन कंट्री शैल रिपोर्ट टू द अथॉरिटी एज प्रिस्क्राइब्ड। क्या क्या रिपोर्ट करेगा वो बैंक, कि भाई कितना अमाउंट आया, कहाँ से, मतलब कि सोर्स क्या है उसका, एंड द मैनर इन विच इट वाज रिसीव्ड, कैसे ये रिसीव हुआ था, एनईएफटी वगैरह वगैरह। एंड रूल 16 ने ये बोला था, ये तो एज इट इज है, कि भाई 48 आवर्स के अंदर तुमको रिसीट या यूटिलाइजेशन ऑफ एफसी का जो भी ट्रांजैक्शन है वो रिपोर्ट करना है, वेदर द पर्सन इज हैविंग आरसीबीपी और नॉट। सो इट्स अ वेरी गुड डील। ओके, सो दैट वाज फेकरा। इधर मैं एक 17 भी डाल दूंगा, सेक्शन 17 जो है उसमें भी चेंज हो गया था, वेरी गुड चेंज। ओके, नेक्स्ट लास्ट सेबी के टुवर्ड्स जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। सो देर आर दीज मेनी सेक्शंस, छोटे छोटे सेक्शंस जो है, जो मैंने पहले ऐड नहीं किए, सो आई विल ऐड इट नाउ। 28B इज न्यू, 28C इज न्यू, एंड 15HAA इज न्यू। बट ये जो न्यू है उसमें ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। सो अगेन दीज अमेंडमेंट्स कैन बी वेरी स्कोरिंग, ज्यादा कुछ ट्रिकी वगैरह नहीं डाला हुआ है। सो लेट्स क्विकली बिगिन विथ इट। 15A जो है ना, उसमें एक छोटा सा पॉइंट ऐड कर दो। पहले क्या हुआ करता था, फेलियर टू मेंटेन बुक्स, फेलियर टू फर्निश बुक्स वगैरह वगैरह, एंड फेलियर टू फाइल रिटर्न और फर्निश इन्फो विद इन स्पेसिफाइड टाइम। अभी एक उसमें ऐड कर देने का ये वाला, कि इफ यू फर्निश इनकम्प्लीट और फॉल्स अकाउंट्स रिकॉर्ड्स रिटर्न्स वगैरह, तो भी तुम यही 15A में आ जाओगे। तो क्या क्या था अपना पेनल्टी, इफ यू रिमेंबर, मिनिमम 1 लाख, एक्सटेंड्स अप टू 1 लाख पर डे ऑफ कंटिन्यूड फेलियर, एंड मैक्सिमम 1 करोड़। तो ये पहला चेंज हो गया। सेकेंड चेंज छोटा सा 15C में है, यहां पर यू कैन सी it's very easy. It says if any listed company or a person registered as intermediary after being called upon by SEBI in writing, and writing will include email also, so if he fails to redress grievances of investors within the specified time, तो again यही same penalty लगने वाली है। All right, यहाँ पर now same penalty है ना जो for section 15ABCDE, 15F छोटा b, यहाँ पर एक तुम ऐड कर सकते हो, 15EA and EB। ओके, आई हैव एडेड इट पीछे, नॉट दैट इंपॉर्टेंट बट फाइन, नया है तो यू मे एक्सपेक्ट इट। 15EA जो है, इट इज वायोलेशन ऑफ रेगुलेशन विद रिस्पेक्ट टू ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, इंफ्रा इनविट मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बोलते हैं इसको, REIT इज रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। एंड 15EB है वायोलेशन ऑफ रेगुलेशन बाय इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स एंड एनालिस्ट्स। तो इनको भी सेम है, मिनिमम 1 लाख, फिर 1 लाख पर डे, मैक्सिमम अप टू 1 करोड़। सेम पेनल्टी होगी, इसके लिए यही चार्ट में इसको डाला हुआ है। टिल 15E यहां तक आके वो रुक जाएगा। सो यू हैव EA एंड EB ऑल्सो इन दिस सेम पेनल्टी वाला लिस्ट। इसके बाद 15F, इफ यू look here, I told you it's a controversial section, still the controversy stays that if you are registered as a stock broker और तुमने कॉन्ट्रैक्ट नोट जो है वो प्रॉपर फॉर्म में या प्रॉपर मैनर में नहीं भेजा, तो मिनिमम 1 लाख था, इट विल एक्सटेंड अप टू द अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट एंड मैक्सिमम अप टू 1 करोड़। ओके, स्टिल हियर द बेयर एक्ट इज स्टिल रॉन्ग, यहाँ पर अभी भी टाइपो एरर है, स्टिल दे हैव नॉट येट चेंज्ड इट। फिर नेक्स्ट आता है 15I में, पावर टू एडजुडिकेट। तो पहले क्या करते थे अपन, कि ये एक सेबी यूज टू अपॉइंट एन एडजुडिकेटिंग ऑफिसर एंड ऑल ऑफ दैट। तो पहले यहाँ पर है ना शैल करके वर्ड होता था, अब यहाँ पर मे करके डाल दिया। ओके, सो सेबी ऑल्टरनेटिव है उसके पास, सेबी मे अपॉइंट एनी एडजुडिकेटिंग ऑफिसर फॉर दैट, नहीं तो वो खुद से भी कर सकता है। ऑलराइट, नेक्स्ट सेक्शन 15JB है, related to settlement of administrative or civil proceedings. Settlement मतलब pay and get rid of proceedings. So here there is a small change, एक ही खाली एक line add हुआ है here in the end. I'll just mark it red. Red में जो भी होता है, these are the amendments. So settlement amount जो है ना, except disgorgement and legal costs will be credited to the CFI account, Consolidated Fund of India. जो भी पेनल्टीज वगैरह होती है वो CFI में जाती है, तो सेटलमेंट अमाउंट भी ऑफकोर्स उधर ही जाएगा। डिसजॉर्जमेंट अमाउंट जो है वो क्यों नहीं जाएगा, बिकॉज डिसजॉर्जमेंट गोज टू IPEF, इफ यू रिमेंबर, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एजुकेशन फंड, उसमें जाता है। एंड लीगल कॉस्ट जो है
नाउ लीगल कॉस्ट जो है वो तो लॉयर को जाएगा ना, इट्स जस्ट अ रीइंबर्समेंट काइंड ऑफ अ थिंग। सो वहां पर कोई भी वो जो अमाउंट है जो अपन ने ऑफेंडर से लिया हुआ है, दैट वोंट गो टू द सीएफआई अकाउंट। दिस थिंग डिसजॉर्जमेंट गोज टू द आईपीएफ, एंड लीगल कॉस्ट ऑफ कोर्स वो लॉयर के पास जाएगा। ऑलराइट, ऑलराइट, नाउ 3 न्यू सेक्शंस। पहला 28B। 28A अपन ने इसके पहले पढ़ा था, सो नाउ 28B आएगा उसके कंटिन्यूएशन में। एंड ऑफ द चैप्टर में 28 था, अभी 3 और ऐड कर दिए मैंने एंड में। सो कंटिन्यूएंस ऑफ प्रोसीडिंग्स इफ ऑफेंडर डाइज, अगर जो बंदे ने जोल वगैरह किया था अगर वो मर गया तो पेनल्टी की जो प्रोसीडिंग्स होती है उसमें लीगल रिप्रेजेंटेटिव शैल बी लायबल ओनली फॉर द पेनल्टी इम्पोज्ड बिफोर डेथ। मतलब अगर तुम ऑफेंडर के ऊपर लायबिलिटी इंपोज कर चुके थे एंड देन ही डाइज, तो ही लीगल रिप्रेजेंटेटिव पे करेगा। ऑलराइट, सो इन केस जस्ट एन एग्जांपल, समझो 2 अप्रैल को जोल हुआ। ऑलराइट, देयर इज अ फ्रॉड और समथिंग लाइक दैट, एंड लेट्स से 2 मई दिस पर्सन, दिस ऑफेंडर गोज टू द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर बात करने के लिए, उसने बुलाया रहेगा चाय पे और बात करने के लिए गया। एओ बोलता ठीक है मैं 1 मंथ के अंदर डिसीजन लेता हूं। लेट्स से बाय 2 जून एओ वाज अबाउट टू गिव द डिसीजन, बट 3 मई को ही दिस पर्सन डाइड। एओ ने अभी तक पेनल्टी नहीं लगाया, ओके, लीगल रिप्रेजेंटेटिव नीड नॉट पे द पेनल्टी। सुपर, मतलब ये लोग के हाथ में अगेन एक पावर दे दिया है ज्वेलर लोग के हाथ में। सो पेनल्टी अगर वो यू नो मर जाता है तो टिल द डेथ वट एवर पेनल्टी इज इम्पोज सिर्फ वही भरेगा वो। अच्छा, रिकवरी, रिफंड या डिसजॉर्जमेंट का प्रोसीडिंग है तो डिसजॉर्जमेंट मतलब क्या, वो प्रॉफिट सीज करके लेके जाएगा। रिफंड मतलब क्या, तो प्रोबेबली कभी कभार ऐसा होता है दैट यू पेड एक्स्ट्रा। फॉर एग्जाम्पल, अभी इनकम टैक्स में कैसा होता है, अगर तुमने एक्स्ट्रा टैक्स भरा तो तुमको रिफंड लेना पड़ता है। तो वैसे ही समझो यहाँ पर सेबी हैड टू टेक अ रिफंड फ्रॉम यू, तो द अदर वे अराउंड आल्सो हैपन समटाइम। कभी ऐसा कुछ हुआ रहेगा फीस वगैरह के चक्कर में। एंड रिकवरी, व्हाट इज रिकवरी, तो अपन ने अभी देखा कि इसके पहले वाला जो सेक्शन है 28A, 28A में रिकवरी के ऊपर लिखा है कि भाई पेनल्टी वगैरह लग गई है तुमको, सब सारे टाइप के डायरेक्शंस तुमने वायोलेट किए, ऑर्डर्स वायोलेट किए, सबके लिए अब रिकवरी चालू है तुम्हारे पास। तो पेनल्टी लग गई, रिकवरी भी शुरू हो गया प्रोसीडिंग्स। उसके बाद अगर तुम मरे या समझो अमाउंट जो है डिसजॉर्ज हो चुका है या होने वाला है वट, तभी तुम मर गए, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव शैल बी लायबल फॉर प्रोसीडिंग्स इनिशिएटेड बिफोर डेथ और दोज विच कुड हैव बीन इनिशिएटेड बिफोर डेथ। मतलब यहां पर ऑफिसर को बोल दिया है भाई तेरे पास फ्रीडम है। ओके, फॉर एग्जाम्पल पेनल्टी ऑलरेडी लेविड, पेनल्टी लेविड बिफोर डेथ, उसके बाद ही डाइड। अब क्या रिकवरी प्रोसीडिंग शुरू कर सकता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ? द आंसर इज यस, बिकॉज क्या बोला यहां पर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव शैल बी लायबल फॉर प्रोसीडिंग्स इनिशिएटेड बिफोर डेथ और दोज दैट कुड हैव बीन इनिशिएटेड बिफोर डेथ। सो इन दैट केस अगर तुम्हारा पेनल्टी लग चुका था एंड देन यू डाइड, तो उसके पहले रिकवरी प्रोसीडिंग तो हो सकता था ना। ओके, सो देयर इज अ टाइम लिमिट, अगर समझो एक्सपायर हो गया टाइम लिमिट, उसके बाद रिकवरी प्रोसीडिंग्स हो सकता था एंड देन यू डाइड प्रोबेबली। सो या लीगल रिप्रेजेंटेटिव से तुम वसूल कर पाओगे ये वाले केस में। बट लीगल रिप्रेजेंटेटिव का मैक्सिमम लायबिलिटी कितना होगा? ऑफ कोर्स अप टू एस्टेट इनहेरिटेड। अगर विजय माल्या के बेटे को, समझो आई हैव टेकन एन एग्जांपल, जस्ट वन सेकंड, हाँ ये देख लो, समझो हर्षद मेहता लेता, हर्षद मेहता डाइड एंड हिज सन इनहेरिटेड 1 बंगलो, खाली एक ही बंगलो छोड़ के गया बेटे के लिए। सन सोल्ड द बंगलो फॉर 10 करोड़। सेबी हैड लेविड 15 करोड़ ऑन हर्षद मेहता एज अ पेनल्टी। वो मरा उसके पहले 15 करोड़ का पेनल्टी लग चुका था। तो ये जो 10 करोड़ है वो सन भर देगा सेबी को। सो 10 करोड़ ओनली। अभी 5 करोड़ जो है वो किसका लॉस हुआ? वो सेबी का लॉस हुआ, या अपना कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का लॉस हो गया। तो जितना तुमको आया ऊपर से उतना ही तुम आगे भरने वाले हो, उसके ऊपर अपने पॉकेट से नहीं जाएगा। 28C,
powers of SEBI are not applicable to IFSC. इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर जो है वहां पर क्या है, अलग ही टाइप का वहां पर स्टॉक एक्सचेंज वगैरह है, मेनली वो जो एनआरआई वगैरह में डील करते हैं। तो आईएफएससी को सेबी का कोई भी पावर अप्लाई नहीं करेगा, एंड आईएफएससी अथॉरिटी करके कोई तो भी है, दैट विल एक्सरसाइज दोज पावर्स। बेसिकली सेबी अपना जो एनएससी बीएससी वगैरह वो सबको रेगुलेट करता है, लिस्टेड कंपनीज को रेगुलेट करता है। तो यहाँ पर आईएफएससी में जो भी होगा ना, कंपनीज बोलो या स्टॉक एक्सचेंज बोलो, वट एवर, सेबी डज नॉट रूल देयर, वहां पर ज्यूरिसडिक्शन आईएफएससी अथॉरिटी करके है, उसका रहेगा। नेक्स्ट 115HAA, हाँ इसमें पेनल्टी क्या है पहले वो देख लो। मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम 10 करोड़ और 3 टाइम्स प्रॉफिट मेड विच एवर इज हायर। ओके, तो यूनिक पेनल्टी है, अच्छी वाली पेनल्टी है। 1 लाख से लेके मैक्स कितना है, 10 करोड़ या 3 टाइम्स प्रॉफिट विच एवर इज हायर। क्या लायबिलिटी है, तो अभी रिसेंटली ऐड हुआ, मैंने इंपॉर्टेंट भी मार्क किया है, बिकॉज ऑफ सम थिंग्स दैट हैपेंड विद द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। क्या हुआ था, तो इफ यू रिमेंबर, थोड़े टाइम पहले, आई थिंक प्रॉब्ली 1 और 1.5 ईयर बैक, एनएससी में ना कुछ तो भी प्रॉब्लम हो गया था और ट्रेडिंग बंद हो गया था। एंड देन अभी लॉकडाउन में वापस 3-4 महीने पहले वापस कुछ हुआ था वैसा। सो बेसिकली उनके कंप्यूटर्स या उनके टेक में कुछ तो भी इशू हो गया था, तो उसके रिलेटेड कुछ तो भी है, ये देख लो। पहला, एनी पर्सन नोइंगली म्यूटिलेट्स, ऑल्टर्स, कंसील्स, फॉल्सिफाइज और डिस्ट्रॉयज एनी रिकॉर्ड्स और इन्फो। ये सबका मीनिंग क्या होता है, तो वही है, डैमेज कर दिया या चेंज कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, छुपा दिया या झूठा डाल दिया वगैरह वगैरह। इवन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, नॉट जस्ट योर फिजिकल रिकॉर्ड्स, रेलेवेंट टू एनी प्रोसीडिंग, ऑडिट, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन वगैरह वगैरह। तो अगर कोई पर्सन ये करता है, रिकॉर्ड्स डिस्ट्रॉय, कंसील वगैरह करता है, तो ये पेनल्टी लगेगी। फेलियर टू रिपोर्ट द अबव ऑफेंस, अगर तुमको पता है जो हो रहा, तुमने रिपोर्ट नहीं किया, तुमको भी पेनल्टी। फिर ये देखो यहाँ पर, डिसरप्ट्स द फंक्शनिंग ऑफ अ सिस्टम डेटाबेस और इंट्रोड्यूसेस वायरस और कंटामिनेंट दैट हॉल्ट्स ट्रेडिंग। एनएससी के लिए हुआ था, अगर जानबूझ के तुमने कोई वायरस या कंटामिनेंट डाला जिससे ट्रेडिंग बंद हो गया, तो यहाँ पर तुमको पेनल्टी लग सकती है। फिर डिनाइज एक्सेस, मॉडिफाइज एक्सेस टू द रेगुलेटरी डेटा। इसका क्या मतलब है, तो फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई तुम्हारे पास समझो ऑडिटर है या फॉर दैट मैटर कोई भी इंस्पेक्शन इंक्वायरी वगैरह चल रही है और तुमने उनको एक्सेस डिनाई कर दिया, तुम बोले कि नहीं हमारे सॉफ्टवेयर पे डेटा है वो हम तुमको नहीं देंगे, तो यहाँ पर पेनल्टी। सिमिलरली तुमने मॉडिफाई कर दिया एक्सेस, तुमको एक्सेस है, ओके, यू कैन ओपन इट वाया योर पासवर्ड एक्सेट्रा, तुमने वही चेंज कर दिया, तुमने बोला कि नहीं भाई मेरे पास तो एक्सेस ही नहीं है, तो यहाँ पर भी एक वायोलेशन हो जाएगा। इफ यू ट्राई टू एक्सेस और डाउनलोड एक्सेट्रा डेटा विदाउट ऑथराइजेशन, मतलब हैकिंग बेसिकली, तो कोई भी टाइप का इन्फो अगर तुम निकालने का ट्राई करते हो विदाउट हैविंग एक्सेस, या डाउनलोड वगैरह करते हो, तो यहाँ पर भी पेनल्टी है। एंड असिस्टिंग समवन डूइंग अ वायोलेशन और कॉजिंग समवन टू डू दीज एक्ट्स, ये भी वायोलेशन में आ गया। मतलब तुमने ये सब करने में किसी को असिस्ट किया तो तुम भी मरे, या फिर तुमने किसी को बोला कि तुम मेरे फ्रेंड को बोला ये सब तू कर, तो दोनों मरेंगे, फ्रेंड भी मरेगा, मैं भी गया। ओके, सो दैट्स 115HAA, वेरी इंपॉर्टेंट। 1 लाख मिनिमम, मैक्स 10 करोड़ और 3 टाइम्स द प्रॉफिट विच एवर इज हायर।